अध्याय 5 लड़ाकू पेड़। जब गर्मी की छुट्टियां जल्दी से खत्म हो गईं, तो हैरी को अच्छा नहीं लगा। हालांकि वह हॉगवर्ट्स में लौटने के लिए बेताब था, परंतु रॉन के घर में बिताया यह महीना उसकी जिंदगी का सबसे सुखद समय था। जब उसने डर्सली परिवार के बारे में सोचा और यह भी कि अगली बार प्रिवेट ड्राइव में जाने पर वे लोग उसके साथ कैसा सलूक करेंगे, तो रॉन से ईर्ष्या होना स्वाभाविक था। रॉन के घर में उनकी आखिरी शाम को मिसेस वीजली ने जायकेदार खाना तैयार किया, जिसमें हैरी की भी सभी मनपसंद चीजें शामिल थीं। उस रात का डिनर मुंह में पानी लाने वाली ट्रिकल पुडिंग पर खत्म हुआ। फ्रेड और जॉर्ज ने अंत में फिलिबस्टर पटाखे चलाए, जिन्होंने किचन में लाल और नीले सितारे भर दिए। ये सितारे कम से कम आधे घंटे तक छत से निकलकर दीवारों पर टकराते रहे। फिर गर्म चॉकलेट का आखिरी कप पीने और बिस्तर पर जाने का समय आ गया। अगली सुबह उन्होंने अपने काम निपटाने में बहुत समय लगाया। हालांकि वे मुर्गे की बांग के साथ ही जाग गए थे, परंतु न जाने क्यों उन्हें हर काम करने में कुछ ज्यादा ही समय लग रहा था। मिसेस वीजली का मूड खराब था, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त मोजों और पंख वाली कलमों की तलाश में इधर उधर भागना पड़ रहा था। सब सीढ़ियों पर एक दूसरे से टकरा रहे थे। वे पूरी तरह कपड़े भी नहीं पहन पाए थे और अपने हाथों में आधा टोस्ट लिए थे। मिस्टर वीजली की गर्दन तो टूटते टूटते बची। जब वे जिनी का संदूक कार में रखने के लिए दालान पार कर रहे थे, तभी उनके रास्ते में एक मुर्गी आ गई और वे गिरते गिरते बचे। हैरी के समझ में नहीं आ रहा था कि 8 लोग, 6 संदूक, 2 उल्लू और एक चूहा छोटी सी फोर्ड एंग्लिया कार में कैसे समा सकते हैं। जाहिर है उसने यह अनुमान कार की उन खूबियों को जाने बिना लगाया था जिन्हें मिस्टर वीजली ने जोड़ा था। मॉली से एक शब्द भी मत बोलना, वे हैरी के कान में फुसफुसाए। इसके बाद उन्होंने डिक्की खोलकर दिखाया कि किस तरह उन्होंने इसे जादू से बड़ा कर लिया था, ताकि सारे संदूक आसानी से समा जाएं। जब आखिरकार वे सब कार में बैठ गए, तो मिसेस वीजली ने पिछली सीट की तरफ निगाह डाली, जहां हैरी, रॉन, फ्रेड, जॉर्ज और पर्सी आराम से बैठे थे। यह देखकर वे बोली, हम अगलुओं को जितना समझदार समझते हैं, वे उससे कहीं ज्यादा समझदार हैं, है ना? वे और जिनी अगली सीट पर बैठ गईं, जो इतनी फैली थी कि पार्क की बेंच लग रही थी। मेरा मतलब है, बाहर से देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि अंदर इतनी जगह होगी, है ना? मिस्टर वीजली ने इंजन चालू किया और कार घर के अहाते से रेंगती हुई बाहर निकल गई। हैरी ने घर को आखिरी बार देखने के लिए गर्दन घुमाई। वह अभी मुश्किल से इतना ही सोच पाया था कि न जाने वह कब इसे दोबारा देख पाएगा। तभी वे वहां वापस लौट आए। जॉर्ज फिलिबस्टर पटाखों का डिब्बा भूल गया था। उसके 5 मिनट बाद वे एक बार फिर अहाते में रुके, ताकि फ्रेड भागकर अपनी जादुई झाड़ू ला सके। वे अभी मुख्य सड़क तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी जिनी चीखी कि उसकी डायरी छूट गई थी। जब तक जिनी कार में लौटी, तब तक उन लोगों को बहुत देर हो चुकी थी और वे चिड़चिड़े भी हो चुके थे। मिस्टर वीजली ने पहले घड़ी को देखा और फिर अपनी पत्नी को। मॉली डियर। नहीं आर्थर, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसमें मैंने अदृश्य करने वाला छोटा सा बटन लगा रखा है। किसी को नजर आए बगैर हम आसमान में पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम बादलों के ऊपर उड़ सकते हैं। हम वहां पर 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा ना आर्थर, नहीं, दिन के उजाले में नहीं। वे 11:15 बजे किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचे। मिस्टर वीजली भागकर सड़क के उस पार गए ताकि संदूकों के लिए ट्रॉली ला सकें। फिर सब लोग तेजी से स्टेशन के अंदर चल दिए। हैरी ने पिछले साल भी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पकड़ी थी। सबसे मुश्किल था प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक पहुंचना, जो मगलुओं को दिखाई नहीं देता था। इसके लिए बस इतना करना होता था कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 को अलग करने वाले ठोस बैरियर से होकर चलते जाएं। आप बैरियर से टकराते नहीं थे, परंतु यह काम बहुत सावधानी से करना पड़ता था, ताकि कोई भी मगलू आपको अदृश्य होते न देख पाए। सबसे पहले पर्सी जाएगा, मिसेस वीजली ने बेचैनी से ऊपर लगी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, जो बता रही थी कि बैरियर से होकर गुजरने और गायब होने के लिए उनके पास सिर्फ 5 मिनट का समय था। पर्सी तेजी से आगे बढ़ा और गायब हो गया।
इसके बाद मिस्टर वीजली गए और उनके पीछे फ्रेड तथा जॉर्ज। मिसेस वीजली ने हैरी और रॉन से कहा, मैं जिनी को ले जाती हूं और तुम दोनों ठीक मेरे पीछे आना। उन्होंने जिनी का हाथ पकड़ा और वे आगे बढ़ीं। पलक झपकते ही वे जा चुकी थीं। रॉन ने हैरी से कहा, हम इकट्ठा चलते हैं, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। हैरी ने अच्छी तरह से देख लिया कि हेडविग का पिंजरा उसके संदूक के ऊपर सुरक्षित रखा था। फिर उसने अपनी ट्रॉली को बैरियर के ठीक सामने रखा। वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा था। इसमें उसे उतनी परेशानी महसूस नहीं हो रही थी जितनी कि छू पाउडर का प्रयोग करते समय हुई थी। वे दोनों अपनी ट्रॉली के हैंडल पर नीचे झुके और बैरियर की तरफ चल पड़े। उनकी गति बढ़ रही थी। बैरियर से कुछ फुट की दूरी पर पहुंचकर वे दौड़ने लगे और धड़ाम! दोनों ट्रॉलियां बैरियर से टकरा कर उछलीं और पीछे की तरफ गिर गईं। रॉन का संदूक एक जोरदार धमाके के साथ फर्श से टकराया और हैरी तो जमीन पर गिर गया। हेडविग का पिंजरा चमकते फर्श पर लुढ़क गया और वह गुस्से से चीख रही थी। आसपास से गुजर रहे लोग उन्हें घूरने लगे और पास से गुजर रहे एक गार्ड ने चिल्लाकर कहा, ओए, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे हाथ से ट्रॉली फिसल गई, हैरी हांफते हुए बोला जब उसने अपनी पसलियों को पकड़ते हुए उठने की कोशिश की। रॉन हेडविग के पिंजरे को उठाने के लिए भागा, जो इतना कोहराम मचा रही थी कि पास खड़े लोग जानवरों पर होने वाले अत्याचार के बारे में बातें करने लगे। हम अंदर क्यों नहीं जा पाए? हैरी ने फुसफुसाकर पूछा। मुझे नहीं पता। रॉन ने उत्तेजित होकर चारों तरफ देखा। दर्जनों उत्सुक लोग अब भी उन्हें देख रहे थे। रॉन फुसफुसाया, हमारी ट्रेन छूटने वाली है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि दरवाजा क्यों बंद हो गया। हैरी ने बड़ी घड़ी की तरफ देखा और उसके पेट की गहराई में उबकाई जैसा एहसास होने लगा। 10 सेकंड, 9 सेकंड। उसने सावधानी से अपनी ट्रॉली आगे बढ़ाई जब तक कि यह सीधा बैरियर से नहीं टिक गई और फिर अपनी पूरी ताकत से उसे धकेला। दीवार अब भी ठोस थी। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। चली गई, रॉन बोला और वह स्तब्ध था। ट्रेन चली गई। अगर मम्मी डैडी वापस नहीं आ पाए तो क्या होगा? क्या तुम्हारे पास मगलुओं के पैसे हैं? हैरी ने खोखली हंसी हंसते हुए कहा, डर्सली परिवार ने मुझे 6 साल से जेब खर्च नहीं दिया है। रॉन ने अपने कान ठंडे बैरियर से लगाए। वह तनाव भरे स्वर में बोला, कोई आवाज नहीं आ रही है। हम अब क्या करें? मैं नहीं जानता कि मम्मी डैडी को वापस आने में कितना वक्त लगेगा। उन्होंने चारों तरफ देखा। लोग अब भी उन्हें देख रहे थे, खासकर इसलिए क्योंकि हेडविग लगातार चीख रही थी। मुझे लगता है कि यही बेहतर होगा कि हम कार के पास चलकर उनका इंतजार करें, हैरी बोला। लोग हमें बहुत ही अजीब निगाहों से देख रहे हैं। हैरी, रॉन ने कहा। अब उसकी आंखें चमक रही थीं। कार? कार? हम कार उड़ाकर हॉगवर्ट्स पहुंच सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि हम फंस गए हैं। ठीक है, और हमें स्कूल पहुंचना है ना? और अगर सचमुच आपातकालीन स्थिति हो तो नाबालिग जादूगरों को भी जादू करने की इजाजत है। अनुच्छेद 19 या अधिनियम की कोई और धारा। हैरी का दहशत का भाव अचानक रोमांच में बदल गया। क्या तुम कार उड़ा सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है। रॉन बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ अपनी ट्रॉली धकेलते हुए बोला। चलो हम चलते हैं। अगर हम जल्दी करेंगे तो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के पीछे पीछे चल सकते हैं। वे उत्सुक मगलुओं की भीड़ के बीच से होते हुए स्टेशन से बाहर निकले तथा उस बगल वाली सड़क पर पहुंच गए जहां पुरानी फोर्ड एंग्लिया खड़ी थी। रॉन ने अपनी छड़ी को खास तरीके से ठोंक कर कार की गुफा जैसी डिक्की का लॉक खोला। उन्होंने अपने संदूक उसके अंदर डाले, हेडविग का पिंजरा पिछली सीट पर रखा और खुद आगे बैठ गए। रॉन ने अपनी छड़ी एक बार ठोंक कर कार चालू की। यह देख लो कि कोई देख तो नहीं रहा है। हैरी ने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। आगे वाली मुख्य सड़क पर कारें तेजी से आ जा रही थीं, परंतु उनकी गली खाली थी। उसने कहा, ठीक है। रॉन ने डैशबोर्ड पर लगा छोटा सा सफेद बटन दबाया। उसके चारों तरफ की कार अदृश्य हो गई और साथ ही वे भी।
हैरी को महसूस हो रहा था कि उसके नीचे की सीट हिल रही थी। उसे इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे यह एहसास हो रहा था कि उसके हाथ घुटनों पर रखे थे और उसकी नाक पर चश्मा लगा था, परंतु उसे अब अपना शरीर नजर नहीं आ रहा था। वह सिर्फ दो आंखें बन चुका था जो पार्क की हुई कारों से भरी गंदी सड़क पर जमीन से कुछ फुट ऊपर तैर रही थीं। उसके दाहिने तरफ से रॉन की आवाज आई, चलो चलते हैं। जब कार ऊपर उड़ने लगी तो उनके एक तरफ का मैदान और दूसरी तरफ की गंदी इमारतें नीचे छूट गईं और ओझल हो गईं। कुछ ही पल में पूरा लंदन नीचे धुएं में चमकता दिख रहा था। फिर एक धड़ाक की आवाज आई और कार, हैरी तथा रॉन दोबारा दिखने लगे। ओहो! रॉन अदृश्य करने वाले बटन को ठोंकते हुए बोला, यह खराब हो गया है। दोनों ने उस पर मुक्के मारे। कार फिर अदृश्य हो गई, परंतु कुछ ही समय बाद वह दोबारा दिखने लगी। पकड़े रहो! रॉन चीखा और उसने अपने पैर एक्सेलरेटर पर तेजी से दबाया। वे नीचे मंडरा रहे रुई जैसे बादलों में घुस गए और हर चीज कोहरे में घिरकर धुंधली हो गई। अब क्या करें? हैरी चारों तरफ से हमला कर रहे बादलों के ठोस ढेर के बीच अपनी आंखें मिचमिचाते हुए बोला। रॉन ने कहा, हमें ट्रेन को देखना होगा ताकि यह पता चल सके कि हमें किस दिशा में जाना है। एक बार फिर नीचे चलो, जल्दी। वे दोबारा बादलों के नीचे आए और अपनी सीट पर उचक उचक कर नीचे धरती की ओर देखते रहे। मुझे ट्रेन दिख गई, हैरी चीखा। ठीक सामने देखो, वहां पर। नीचे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस किसी लाल सांप की तरह तेजी से भागी जा रही थी। रॉन ने कहा, उत्तर दिशा में, और डैशबोर्ड पर लगे दिशा सूचक यंत्र की जांच की। ठीक है, हमें हर लगभग आधा घंटे के बाद इसे देखना पड़ेगा। पकड़े रहो। और वे बादलों के बीच से होते हुए ऊपर की तरफ उड़ चले। 1 मिनट बाद वे बादलों से निकलकर सूरज की चमकदार रोशनी में आ गए। अब वे एक अलग ही दुनिया में थे। कार के पहिए रोएदार बादल के समुद्र को मथ रहे थे। आंखें चौंधियां देने वाले सूरज के नीचे आसमान चमकीला और नीला था। रॉन बोला, हमें इस बात की चिंता करना है कि हम किसी हवाई जहाज से न टकरा जाएं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। वे बहुत देर तक हंसते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई शानदार सपना देख रहे हों। हैरी ने सोचा, यह यात्रा करने का निश्चित रूप से सबसे अच्छा तरीका है। कार में चमकते सूरज की रोशनी के साथ बर्फीले बादल के भंवर और कंगूरों के पार जाना, जबकि सामने टॉफी का मोटा पैकेट रखा हो। हैरी इस संभावना पर विचार करके भी खुश हो रहा था कि जब वे हॉगवर्ट्स के महल के सामने वाले सुंदर लॉन में शानदार तरीके से उतरेंगे, तब फ्रेड और जॉर्ज कितनी ईर्ष्या से उन्हें देखेंगे। उत्तर दिशा में और आगे बढ़ते हुए वे समय समय पर ट्रेन की खोज खबर लेते रहे। जब भी वे बादलों से नीचे आते थे तो हर बार उन्हें एक अलग दृश्य दिखता था। लंदन अब बहुत पीछे छूट गया था। इसके बाद उन्हें साफ हरे खेत दिखाई दिए, फिर चौड़ी बैंगनी बंजर भूमि, फिर गांव जिनमें छोटे चर्च थे और एक बड़ा शहर जिसमें रंग बिरंगी कारें चींटियों की तरह रेंगती नजर आ रही थीं। बहरहाल कुछ घंटों के बाद हैरी को यह मानना पड़ा कि आनंद कम हो रहा था। टॉफियां खाने की वजह से उसे बहुत प्यास लग रही थी, परंतु उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं था। उसने और रॉन ने अपने स्वेटर उतार दिए, परंतु पसीने के कारण हैरी की टी-शर्ट उसकी सीट से चिपक रही थी और उसका चश्मा उसकी नाक पर आए पसीने की वजह से नीचे फिसल रहा था। उसने अब बादलों की शानदार आकृति को देखना बंद कर दिया था। इस समय वह मीलों नीचे जा रही ट्रेन के बारे में हसरत से सोच रहा था, जहां वह मोटी जादूगरनी की ट्रॉली से बर्फ जैसा ठंडा कद्दू का जूस खरीद सकता था। वे लोग प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक क्यों नहीं पहुंच पाए थे? रॉन ने घंटों बाद बुझी आवाज में कहा, अब ज्यादा दूर नहीं होगा, है ना? अब सूरज बादलों के फर्श पर डूबने लगा था, जो गहरे गुलाबी रंग का हो चुका था। एक बार फिर नीचे उतरकर ट्रेन की जांच करते हैं। ट्रेन अब भी उनके ठीक नीचे थी और घुमावदार रास्ते से बर्फ से ढके पहाड़ पार कर जा रही थी। बादलों की छतरी के नीचे ज्यादा अंधेरा था। रॉन ने एक्सेलरेटर पर अपना पैर रखा और एक बार फिर कार ऊपर उठाई, परंतु तभी कार का इंजन आवाज करने लगा।
हैरी और रॉन ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। इंजन शायद थक गया है, रॉन बोला। इसने इतनी लंबी यात्रा पहले कभी नहीं की। और उन दोनों ने ऐसा अभिनय किया जैसे घर घर की यह तेज होती आवाज उन्हें सुनाई ही नहीं दे रही हो। आसमान लगातार काला होता जा रहा था और सितारे चमकने लगे थे। हैरी ने दोबारा अपना स्वेटर पहन लिया। उसने गाड़ी की झंझनाहट के कारण विंडस्क्रीन से कांपते वाइपर को अनदेखा किया, जो मानो हिलकर अपना विरोध प्रकट कर रहा हो। रॉन ने कहा, ज्यादा दूर नहीं है। यह बात उसने हैरी से कम और कार से ज्यादा कही। अब ज्यादा दूर नहीं है। और फिर उसने घबराए अंदाज में डैशबोर्ड को थपथपाया। जब वे कुछ समय बाद फिर से बादलों के नीचे आए तो उन्हें अंधेरे के बीच आंखें गड़ाकर देखना पड़ा, ताकि किसी परिचित वस्तु को देखकर पता लगा सके कि वे कहां थे। वहां! हैरी की चीख से रॉन और हेडविग उछल पड़े। सीधे सामने! दूर काले आसमान के नीचे कुछ रेखाएं नजर आ रही थीं। झील के किनारे चट्टानों पर बने हॉगवर्ट्स के ऊंचे महल के कई कंगूरे और टावर खड़े दिखाई दे रहे थे, परंतु कार थरथराने लगी थी और उसकी रफ्तार कम हो रही थी। चलो भी, रॉन ने कार को प्रेरित करते हुए कहा और स्टीयरिंग व्हील को एक हल्का सा झटका दिया। बस वहां पहुंच ही गए, बस थोड़ा सा और। इंजन दर्द भरी आवाज में कराहा। बोनट के अंदर से धुएं की लकीरें निकलने लगीं। जब वे झील की ओर उड़े तो हैरी ने पाया कि वह अपनी सीट के किनारों को कसकर पकड़े था। कार ने बुरी तरह झटका दिया। जब हैरी ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो उसे एक मील नीचे पानी की चिकनी काली कांच जैसी सतह दिखी। स्टीयरिंग व्हील पर रॉन की उंगलियों की गांठें सफेद हो गई थीं। कार एक बार फिर झटके देने लगी थी। रुकना मत, रॉन बुदबुदाया। वे झील के ऊपर थे, महल के ठीक सामने। रॉन ने एक्सेलरेटर पर और दबाव डाला, परंतु तभी एक जोरदार खड़खड़ाहट हुई और आखिरी झटका देकर इंजन बंद हो गया। ओहो, रॉन उस खामोशी में बोला। कार मुंह के बल नीचे गिरने लगी। अब वे तेजी से नीचे गिरते हुए सीधे महल की ठोस दीवार की तरफ जा रहे थे। नहीं! रॉन चीखा। उसने स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया। वे पत्थर की काली दीवार से कुछ इंच से टकराते टकराते बचे। फिर कार एक बड़े गोले में घूमी और धुंधले ग्रीन हाउसों के ऊपर उड़ने लगी, फिर सब्जियों के बगीचे के ऊपर, फिर काले लॉन के ऊपर, और इस दौरान वे लगातार नीचे आ रहे थे। रॉन ने स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया और पीछे की जेब से अपनी छड़ी बाहर निकाली। वह चीखा, रुक जाओ, रुक जाओ! उसने डैशबोर्ड और विंडस्क्रीन पर छड़ी मारी, परंतु कार अब भी नीचे गिर रही थी और जमीन जैसे उनकी तरफ ऊपर उठती आ रही थी। देखो, सामने पेड़ है! हैरी चीखा और स्टीयरिंग व्हील की तरफ झपटा, परंतु देर हो चुकी थी। धड़ाम! कान फोड़ने वाली आवाज के साथ कार पेड़ से टकराई। वे पेड़ के मोटे तने से टकराए थे और एक जोरदार झटके के साथ जमीन पर आ चुके थे। मुड़े हुए बोनेट के नीचे से धुआं निकल रहा था। हेडविग दहशत में चीख रही थी। विंडस्क्रीन से टकराने के कारण हैरी के सिर पर गोल्फ की गेंद जितना बड़ा गूमड़ उभर आया था और उसकी दाईं तरफ रॉन ने एक हल्की मायूस कराह निकाली। तुम ठीक तो हो? हैरी ने व्यग्रता से पूछा। मेरी छड़ी, रॉन ने कांपती आवाज में कहा। मेरी छड़ी को देखो। छड़ी के लगभग 2 टुकड़े हो चुके थे। इसका निचला सिरा लटक रहा था और यह सिर्फ कुछ तिनकों के सहारे ही आपस में जुड़ी थी। हैरी ने यह कहने के लिए अपना मुंह खोला कि यकीनन स्कूल के टीचर उसकी छड़ी ठीक कर देंगे, परंतु उसके मुंह से शब्द बाहर ही नहीं निकल पाए। उसी पल कोई चीज हमला कर रहे सांड जितनी ताकत से उसकी तरफ वाले कार के दरवाजे से टकराई, जिससे वह उछलकर रॉन की तरफ पहुंच गया। उसी समय छत पर भी उतना ही जोरदार प्रहार हुआ। क्या हो रहा है? रॉन हांफते हुए विंडस्क्रीन से बाहर देखने लगा। हैरी ने मुड़कर समय रहते देख लिया कि अजगर जितनी एक मोटी शाखा अंदर घुसने वाली है। जिस पेड़ से वे टकराए थे वह उन पर हमला कर रहा था। उसका तना अब झुक गया था और उसकी गांठदार शाखाएं जहां तक पहुंच सकती थीं, वहां तक पहुंचकर हर तरफ से कार पर प्रहार कर रही थीं।
आ रॉन बोला जब दूसरी मुड़ी हुई शाखा ने उसकी तरफ वाले दरवाजे को पिचका दिया। विंडस्क्रीन अब गांठदार टहनियों के प्रहार की वजह से थरथरा रही थी। गुस्सैल सांड जैसी शाखा छत पर बुरी तरह प्रहार किए जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि छत टूटने ही वाली थी। बचकर भागो, रॉन चिल्लाया और उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धकेला, परंतु अगले ही पल वह हैरी की गोद में आकर गिरा, क्योंकि ऊपर से आने वाली शाखा ने उसे जोरदार झटका दिया था। हमारा काम तमाम हो गया, वह दर्द से कराहा। छत धंसने लगी थी, परंतु अचानक कार थरथराने लगी। इंजन दोबारा चालू हो गया था। पलटो, हैरी चीखा और कार तेजी से पीछे की तरफ चल दी। पेड़ अब भी उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें उसकी जड़ों के चटकने की आवाज आ रही थी, जैसे वह खुद को उखाड़ रहा हो। जब वे उसकी पहुंच से बाहर निकल रहे थे, तब भी वह उन पर प्रहार करने की पूरी कोशिश कर रहा था। रॉन हांफते हुए बोला, बहुत करीबी मामला था, शाबाश कार। बहरहाल कार की बर्दाश्त करने की सीमा समाप्त हो गई थी। दो जबरदस्त झटकों के साथ दरवाजे खुल गए और हैरी ने महसूस किया कि उसकी सीट के किनारे भी बाहर की तरफ खुल गए थे। अगले ही पल वह गीली जमीन पर पड़ा हुआ था। गिरने की जोरदार आवाजों ने उसे बताया कि कार डिक्की से उनका सामान निकालकर बाहर फेंक रही थी। हेडविग का पिंजरा हवा में उड़ता हुआ आया और खुल गया। गुस्से भरी जोरदार चीख के साथ वह उसमें से बाहर निकली और पीछे मुड़कर देखे बिना महल की तरफ तेजी से उड़ गई। फिर पिचकी हुई खरोंचों से भरी और धुआं उड़ाती कार अंधेरे में घरघराने लगी। उसकी पिछली बत्तियां गुस्से से चमक रही थीं। वापस आओ, रॉन पीछे से अपनी टूटी छड़ी लहराते हुए चिल्लाया। डैडी मुझे मार डालेंगे। परंतु कार आखिरी बार धुआं उड़ाते हुए और आवाज करते हुए उनकी नजरों से ओझल हो गई। तुमने देखा हमारी किस्मत कितनी खराब थी, रॉन ने दुखी आवाज में कहा और झुककर अपने चूहे स्कैबर्स को उठाया। हम किसी भी पेड़ से टकरा सकते थे, परंतु हमें उसी पेड़ से टकराना था जो पलटकर हम पर हमला करे। उसने मुड़कर उस लड़ाकू पेड़ को देखा जो अब भी खतरनाक तरीके से अपनी शाखाएं हिला रहा था। चलो छोड़ो, हैरी ने थके स्वर में कहा। बेहतर होगा कि हम स्कूल की तरफ चलें। यह उस तरह का भव्य आगमन नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनके शरीर अकड़े हुए, ठंडे और चोटग्रस्त थे। उन्होंने अपने अपने संदूक का सिरा पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए घास भरी चौड़ाई पर चढ़ने लगे। वे बलूत की लकड़ी के बड़े दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। मुझे लगता है दावत शुरू हो चुकी है, रॉन बोला। उसने अपना संदूक अगली सीढ़ियों के मुहाने पर छोड़ दिया। उसे चमकदार रोशनी से भरी एक खिड़की दिखी, जिसमें से भीतर झांकने के लिए वह चुपचाप उसके पास पहुंचा। अरे हैरी, यहां आकर देखो, चुनने की रस्म हो रही है। हैरी तुरंत वहां पहुंच गया। फिर वह और रॉन दोनों ही बड़े हॉल में झांकने लगे। 4 लंबी भीड़ भरी टेबलों के ऊपर असंख्य मोमबत्तियां बीच हवा में मंडरा रही थीं, जिनसे सुनहरी प्लेटें और प्याले चमक रहे थे। हमेशा असली आसमान जैसी दिखने वाली जादुई छत चमकते सितारों से भरी थी। हॉगवर्ट्स की नुकीली काली टोपियों की भरमार के बीच से हैरी ने फर्स्ट ईयर के डरे हुए विद्यार्थियों को हॉल में लंबी लाइन में खड़े देखा। उनमें जिनी भी थी, जो लाल रंग के वीजली बालों के कारण आसानी से पहचान में आ गई। पास ही में चश्मा लगाने वाली जादूगरनी प्रोफेसर मैकगोनागल थीं। उनके बाल कसकर बंधे थे और वे नए विद्यार्थियों के सामने हॉगवर्ट्स की मशहूर बोलती टोपी स्टूल पर रख रही थीं। फटी, गंदी और पैबंद लगी यह सदियों पुरानी टोपी हर साल नए विद्यार्थियों को हॉगवर्ट्स के 4 हाउसों गरुड़द्वार, मेहनतकश, चीलघात और नागशक्ति के लिए चुनती थी। हैरी को इसे पहनने का अनुभव अच्छी तरह याद था। ठीक 1 साल पहले उसने इसे पहनकर इंतजार किया था और वह इसके निर्णय को लेकर दहशत में था कि तभी टोपी उसके कान में जोर से बुदबुदाई। कुछ भयानक पलों तक तो उसे यह डर सताता रहा कि टोपी उसे नागशक्ति में भेजने वाली है, जहां से काले जादूगर और जादूगरनियां सबसे अधिक संख्या में निकलते थे। परंतु अंत में वह गरुड़द्वार में गया,
जहां रॉन, हरमाइनी और बाकी वीजली भाई थे। पिछले साल हैरी और रॉन की वजह से गरुड़द्वार ने हाउस चैंपियनशिप जीती थी और 7 साल में पहली बार नागशक्ति को हराया था। एक बहुत छोटे चूहे जैसे बाल वाले लड़के को टोपी अपने सिर पर रखने के लिए बुलाया गया। हैरी की नजरें उसके पास से होती हुई वहां गईं, जहां हेडमास्टर प्रोफेसर डंबलडोर स्टाफ टेबल से चुनने की रस्म देख रहे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और आधे चांद के आकार का चश्मा मोमबत्ती की रोशनी में तेज चमक रहा था। कुछ दूरी पर हैरी को गिलरॉय लॉकहार्ट दिखे, जो हल्के नीले रंग का दुशाला पहने थे, और आखिरी छोर पर खिचड़ी बालों वाला विशालकाय हैग्रिड था, जो अपने प्याले से लंबा घूंट ले रहा था। जरा देखो तो सही, हैरी ने रॉन से बुदबुराकर कहा। स्टाफ टेबल पर एक कुर्सी खाली है। स्नेप कहाँ है? प्रोफेसर सेवेरस स्नेप हैरी के सबसे कम प्रिय शिक्षक थे। हैरी भी स्नेप का सबसे कम प्रिय छात्र था। क्रूर, व्यंग्यात्मक और खुद के हाउस यानी नागशक्ति के विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी सब विद्यार्थियों द्वारा नापसंद किए जाने वाले स्नेप जादुई काढ़े का विषय पढ़ाते थे। शायद बीमार हों, रॉन ने आशा से कहा। शायद हॉगवर्ट्स छोड़कर चले गए हों, हैरी बोला, क्योंकि उन्हें एक बार फिर गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर नहीं बनाया गया। या फिर उन्हें निकाल दिया गया हो, रॉन ने जोशीली आवाज में कहा। मेरा मतलब है, सब लोग उनसे नफरत करते हैं। यह हो सकता है, उनके पीछे से एक बहुत ठंडी आवाज आई। वे यह सुनना चाहते हो कि तुम दोनों स्कूल की ट्रेन में क्यों नहीं आए। हैरी पलट कर घूमा। वहां पर ठंडी हवा में लहरा रहे काले दुशाले में सेवेरस स्नेप खड़े थे। वे दुबले थे, उनकी चमड़ी पीली तथा नाक मुड़ी हुई थी और कंधे तक झूलते उनके लंबे बाल काले और चिपचिपे थे। इस समय स्नेप ऐसे अंदाज में मुस्कुरा रहे थे जिसे देखते ही हैरी तत्काल समझ गया कि वह और रॉन बहुत गंभीर संकट में फंस चुके हैं। मेरे पीछे आओ, स्नेप ने कहा। एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करते हुए हैरी और रॉन ने स्नेप के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। वे सीढ़ियां चढ़कर गूंजते हुए प्रवेश हॉल में गए, जो जलती मशालों से रोशन था। बड़े हॉल से पकवानों की जायकेदार खुशबू आ रही थी, परंतु स्नेप उन्हें गर्मी और रोशनी से दूर संकरी सीढ़ियों की ओर ले गए, जो तहखाने तक जाती थीं। अंदर, स्नेप ने ठंडे गलियारे के दरवाजे को आधा खोलते हुए इशारा किया। वे कांपते हुए स्नेप के ऑफिस में घुसे। काली दीवारों पर शेल्फ बने थे, जिन पर कांच के बड़े मर्तबान रखे थे। उनमें बहुत सी विभत्स चीजें तैर रही थीं, परंतु सच तो यह था कि हैरी इस समय उनका नाम भी नहीं जानना चाहता था। अंगीठी बुझी हुई और खाली थी। स्नेप ने दरवाजा बंद किया और उनकी तरफ देखने के लिए मुड़े। तो उन्होंने धीमे से कहा, मशहूर हैरी पॉटर और उसके वफादार सहयोगी वीजली को ट्रेन से आना अच्छा नहीं लगा। यहां पर धमाके के साथ आना चाहते थे, है ना बच्चों? नहीं सर, ऐसा किंग्स क्रॉस के बैरियर के कारण हुआ। वह खामोश, स्नेप ने ठंडे लहजे में कहा। तुम लोगों ने कार का क्या किया? रॉन ने थूक गटका। यह पहली बार नहीं था जब हैरी को यह एहसास हुआ हो कि स्नेप मन की बातें पढ़ सकते थे। बहरहाल एक पल बाद हैरी को इसका कारण समझ में आ गया, जब स्नेप ने आज का सांध जादूगर अखबार खोला। तुम्हें मगलुओं ने देखा था, उन्होंने फुफकारते हुए उन दोनों को अखबार की हेडलाइन दिखाई। उड़ने वाली फोर्ड एंग्लिया ने मगलुओं को अचंभे में डाला। उन्होंने ऊंचे स्वर में पढ़ना शुरू किया। लंदन में 2 मगलुओं को विश्वास है कि उन्होंने एक पुरानी कार को पोस्ट ऑफिस के टावर के ऊपर उड़ते देखा। दोपहर में नॉरफॉक में अपनी कपड़े बाहर डालने के लिए आई मिसेस हेटी बेलिस, पीबल्स के मिस्टर एंगस फ्लीट ने पुलिस को सूचना दी। कुल मिलाकर 6 या 7 मगलू। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग में काम करते हैं। वे रॉन की ओर देखकर कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोले, और उन्हीं का बेटा। हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके पेट में लड़ाकू पेड़ की एक बड़ी शाखा घुस गई हो। अगर किसी को यह पता चल गया कि मिस्टर वीजली ने अपनी कार पर जादू किया था, उसने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। स्नेप ने आगे कहा,
पार्क की तलाशी लेने के बाद मैंने यह पाया कि बहुत ही मूल्यवान लड़ाकू पेड़ को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। हमने पेड़ को जितना नुकसान पहुंचाया है उससे कहीं ज्यादा नुकसान उसने हमें पहुंचाया है, रॉन के मुंह से निकला। खामोश, स्नेप ने गुर्राते हुए कहा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम लोग मेरे हाउस में नहीं हो और तुम्हें स्कूल से निकालने का निर्णय लेना मेरे हाथ में नहीं है। मैं जाकर ऐसे लोगों को बुलाता हूं जिनके पास यह सुखद निर्णय लेने की शक्ति है। तब तक तुम लोग यहीं इंतजार करोगे। हैरी और रॉन ने सफेद चेहरे से एक दूसरे को घूरा। हैरी की भूख गायब हो चुकी थी। अब उसका जी मचलाने लगा था। उसने स्नेप की डेस्क के पीछे रखे शेल्फ पर हरे द्रव में रखी बड़ी लिसलिसी चीज की तरफ न देखने की कोशिश की। अगर प्रोफेसर स्नेप मैकगोनागल को बुलाने गए थे, जो गुरुद्वार हाउस की प्रमुख थीं, तो उनकी स्थिति कोई खास बेहतर नहीं कही जा सकती थी। वे स्नेप से ज्यादा निष्पक्ष थीं, परंतु उसके बावजूद वे बहुत कठोर थीं। 10 मिनट बाद स्नेप लौटे और निश्चित रूप से उनके साथ प्रोफेसर मैकगोनागल ही थीं। हैरी ने प्रोफेसर मैकगोनागल को पहले भी कई बार नाराज देखा था, परंतु या तो वह भूल गया था कि उनका मुंह कितना पतला दिख सकता था, या फिर उसने उन्हें पहले कभी इतना नाराज नहीं देखा था। उन्होंने अंदर आते ही अपनी छड़ी उठाई। हैरी और रॉन पीछे हट गए, परंतु उन्होंने छड़ी से सिर्फ खाली अंगीठी की तरफ इशारा किया, जिसमें अचानक आग की लपटें निकलने लगी। बैठो, वे बोली और वे दोनों आग के पास रखी कुर्सियों पर बैठ गए। बताओ, उन्होंने कहा। उनका चश्मा खतरनाक तरीके से चमक रहा था। रॉन ने कहानी बताना शुरू की, जो यहां से शुरू होती थी कि स्टेशन के बैरियर ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। तो प्रोफेसर, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हम ट्रेन में नहीं बैठ सकते थे। तुम लोगों ने हमें उल्लू के माध्यम से चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास उल्लू है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने हैरी से ठंडे लहजे में कहा। हैरी मुंह फाड़े उनकी तरफ देखता रहा। अब जब उन्होंने यह बात कह दी थी, तो यह बिल्कुल साफ लग रहा था कि उन्हें यही करना चाहिए था। यह मेरे दिमाग में नहीं आया। जाहिर है, प्रोफेसर मैकगोनागल बोली। ऑफिस के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहे स्नेप ने उनसे खोला। वहां हेडमास्टर प्रोफेसर डंबलडोर खड़े थे। हैरी का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। डंबलडोर असामान्य रूप से गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने अपनी मोड़ी नाक से नीचे से उन्हें देखा। हैरी के मन में अचानक यह इच्छा जगी कि काश इस समय भी लड़ाकू पेड़ रॉन और उस पर प्रहार कर रहा होता तो कितना अच्छा होता। एक लंबी खामोशी छाई रही। फिर डंबलडोर बोले, स्पष्ट कीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर वे चिल्लाते तो हैरी को इतना बुरा नहीं लगता, परंतु उनकी आवाज में निराशा का भाव सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। किसी कारण से वह डंबलडोर से नजरें नहीं मिला पा रहा था और इसके बजाय वह उनके घुटनों की तरफ देखकर बोल रहा था। उसने डंबलडोर को हर चीज बताई, सिवाय इसके कि मिस्टर वीजली उस जादुई कार के मालिक थे। उसने ऐसा जताया जैसे उसे और रॉन को स्टेशन के बाहर एक उड़ने वाली कार खड़ी मिल गई। वह जानता था कि डंबलडोर तत्काल असलियत समझ जाएंगे, परंतु डंबलडोर ने कार के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। जब हैरी ने अपनी बात पूरी कर ली तो वे सिर्फ अपने चश्मे से उन्हें घूरते रहे। रॉन ने हताशा भरे स्वर में कहा, तो हम जाएं और अपना सामान ले आएं। प्रोफेसर मैकगोनागल गर्जी, तुम यह क्या बोल रहे हो वीजली? आप हमें स्कूल से निकाल रहे हैं, है ना? रॉन ने कहा। हैरी ने जल्दी से डंबलडोर की तरफ देखा। आज नहीं मिस्टर वीजली, डंबलडोर बोले, परंतु मैं तुम दोनों को उस गलती की गंभीरता से परिचित करवाना चाहता हूं जो तुमने की है। मैं आज ही तुम दोनों के परिवारों को खत लिखूंगा। मैं तुम्हें यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मेरे पास तुम्हें निकालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। स्नेप का चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे उसे क्रिसमस मनाने से रोक दिया गया हो। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा,
प्रोफेसर डम्बलडोर, इन लड़कों ने नाबालिग जादूगरी के नियमों को तोड़ा है, एक पुराने और बेशकीमती पेड़ को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। निश्चित रूप से इस तरह के गंभीर अपराध के लिए इन लड़कों की सजा तय करने का फैसला प्रोफेसर मैगोनिगल के हाथ में है, सेवरस। डम्बलडोर ने शांति से कहा, ये उनके हाउस में है और इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। वे प्रोफेसर मैगोनिगल की ओर मुड़े। मुझे दावत में वापस जाना है मिनर्वा, मुझे कुछ नोटिस पढ़कर सुनाने हैं। आओ सेवरस, एक बहुत जायकेदार दिखने वाला कस्टर्ड टार्ट है जिसे मैं चखना चाहता हूं। अपने ऑफिस से जबरन बाहर ले जाए जाते समय स्नेप ने हैरी और रॉन को बहुत खूंखार निगाहों से देखा। अब वे दोनों प्रोफेसर मैगोनिगल के साथ अकेले थे, जो अब भी किसी गुस्सैल बाज की तरह उन्हें देख रही थीं। वीजली, बेहतर होगा कि तुम अस्पताल जाओ, तुम्हारे घावों से खून निकल रहा है। ज्यादा चोट नहीं लगी है, रॉन ने कहा और जल्दी से अपनी आंख के ऊपर के घाव को आस्तीन से पोंछा। प्रोफेसर, मैं अपनी बहन का चुनाव देखना चाहता था। चुनने की रस्म पूरी हो चुकी है, प्रोफेसर मैगोनिगल बोली। तुम्हारी बहन भी गरुद्वार में है। यह बहुत अच्छा हुआ, रॉन बोला। और गरुद्वार की बात आई है तो, प्रोफेसर मैगोनिगल तेजी से बोली, परंतु हैरी बीच में ही बोल पड़ा। प्रोफेसर, जब हमने कार ली थी तब सत्र शुरू नहीं हुआ था, इसलिए गरुद्वार के पॉइंट कम नहीं होना चाहिए, प्लीज। उसने बात पूरी करने के बाद चिंता से उनकी तरफ देखा। प्रोफेसर मैगोनिगल ने उस पर पैनी निगाह डाली, परंतु उसे विश्वास था कि वे पल भर के लिए मुस्कुराई थीं। चाहे जो हो, उनका मुंह कम पतला दिख रहा था। मैं गरुद्वार के पॉइंट कम नहीं करूंगी, वे बोली, और हैरी का दिल काफी हल्का हो गया। परंतु तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। यह हैरी की उम्मीद से कहीं बेहतर था। जहां तक डम्बलडोर के डर्सली परिवार को खत लिखने का सवाल था, उसका उसे कोई डर नहीं था। हैरी बहुत अच्छी तरह जानता था कि वे तो इस बात से बहुत निराश होंगे कि लड़ाकू पेड़ ने उसका कचूमर क्यों नहीं निकाल दिया। प्रोफेसर मैगोनिगल ने अपनी छड़ी दोबारा उठाई और स्नेप की डेस्क की तरफ हिलाई। सैंडविच की एक बड़ी प्लेट, चांदी के 2 प्याले और बर्फ डले कद्दू के जूस का एक जग खट की आवाज के साथ वहां प्रकट हो गया। तुम लोग यहां पर खा लो और फिर सीधे अपने कमरे में जाओ, वे बोली। मुझे भी दावत में जाना है। जब उनके पीछे दरवाजा बंद हुआ तो रॉन ने एक लंबी धीमी सीटी बजाई। उसने सैंडविच को झपट कर उठाते हुए कहा, मुझे तो लगा था जैसे हमारा काम तमाम हो गया। मुझे भी ऐसा ही लगा था, हैरी भी एक सैंडविच उठाते हुए बोला। तुमने देखा हमारी किस्मत कितनी खराब थी, रॉन चिकन और हैम को मुंह में भरे भरे बोला। फ्रेड और जॉर्ज ने कार को 5-6 बार उड़ाया होगा, परंतु उन्हें आज तक किसी मगलू ने नहीं देखा। उसने अपने मुंह का निवाला निगल कर एक और बड़ा कौर ठूंस लिया। हम लोग बैरियर में से क्यों नहीं निकल पाए? हैरी ने कंधे उचकाए। हमें अब सोच समझकर कदम उठाना होगा, वह कद्दू के जूस का घूंट कृतज्ञता से पीते हुए बोला। काश हम दावत में जा पाते। वे नहीं चाहती थी कि हम शान झाड़ें, रॉन ने समझदारी से कहा। नहीं चाहती थी कि लोग यह सोचें कि कार उड़ाकर आना कोई शाबाशी की बात है। जब उन्होंने भरपेट सैंडविच खा लिए, खाली होने पर प्लेट अपने आप दोबारा भरती रही, तो वे उठे और ऑफिस से बाहर निकलकर गरुद्वार टावर के जाने पहचाने रास्ते पर चल दिए। महल में शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे दावत खत्म हो चुकी थी। वे बुदबुदाती तस्वीरों और चरमराते कवचों के पास से गुजरे और पत्थर की संकरी सीढ़ियों पर चढ़े, जब तक कि वे उस जगह पर नहीं पहुंच गए जहां गरुड़दार टावर का प्रवेश द्वार छुपा हुआ था। यह प्रवेश द्वार गुलाबी रेशमी पोशाक पहनने वाली एक बहुत मोटी औरत की ऑयल पेंटिंग के पीछे था। जब वे पास आए तो मोटी औरत ने पूछा, पासवर्ड? हैरी बोला। वे नए साल का पासवर्ड नहीं जानते थे, क्योंकि वे अब तक गरुद्वार के किसी प्रीफेक्ट से नहीं मिले थे, परंतु उन्हें तत्काल मदद मिल गई। उन्हें अपने पीछे तेजी से आते कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलट कर देखा, हरमाइनी भागती हुई उनकी तरफ आ रही थी।
तो तुम लोग यहां हो? तुम अब तक कहां थे? बहुत मूर्खतापूर्ण अफवाहें फैल रही थीं। कोई कह रहा था कि तुम्हें उड़ती हुई कार टकराने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है। देखो, हम अब तक स्कूल में हैं, हमें यहां से निकाला नहीं गया है। हैरी ने उसे आश्वस्त किया। तुम कहीं यह तो नहीं कह रहे हो कि तुम यहां पर कार उड़ा कर आए हो? हरमाइनी बोली। उसकी आवाज भी प्रोफेसर मैकगोनागल जितनी ही गंभीर थी। भाषण छोड़ो, रॉन ने अधीरता से कहा, और हमें नया पासवर्ड बताओ। पासवर्ड तो वेटलबर्ड है, हरमाइनी ने अधीरता से कहा, परंतु मुद्दे की बात यह नहीं है। बहरहाल उसके शब्द अधूरे ही रह गए, क्योंकि मोटी औरत की तस्वीर हट गई और वहां पर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गरुड़द्वार हाउस अब तक जाग रहा था और भीड़ भरे गोलाकार हॉल में इकट्ठा था। सभी तिरछी टेबलों और आवाज करने वाली कुर्सियों पर बैठकर उनके आने का इंतजार कर रहे थे। हैरी और रॉन को भीतर खींचने के लिए तस्वीर के छेद से हाथ बाहर निकाले तथा हरमाइनी को उनके पीछे अपने आप चलकर आने के लिए छोड़ दिया। बहुत बढ़िया, ली जॉर्डन चीखा। अद्भुत, क्या शानदार आगमन! कार उड़ाकर सीधे लड़ाकू पेड़ से टकरा दी। लोग इस बारे में बरसों तक बातें करते रहेंगे। तुमने बहुत बढ़िया काम किया, 5th ईयर में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने हैरी से कहा, जिससे अब तक हैरी की एक भी बार बातचीत नहीं हुई थी। किसी ने उसकी पीठ ठोकी जैसे उसने अभी अभी मैराथन जीती हो। फ्रेड और जॉर्ज भीड़ से धक्का मुक्की करते हुए आगे आए और एक साथ बोले, तुमने हमें वापस क्यों नहीं बुलाया? रॉन का चेहरा लाल हो गया। वह शर्म से दांत दिखा रहा था, परंतु हैरी को वहां एक ऐसा चेहरा भी दिखा जो कतई खुश नजर नहीं आ रहा था। पर्सी कुछ रोमांचित नए विद्यार्थियों के सिरों के ऊपर से दिख रहा था और वह करीब आने की कोशिश कर रहा था ताकि उन्हें वहां से दफा कर सके। हैरी ने रॉन की पसलियों में हाथ चुभाकर पर्सी की तरफ इशारा किया। रॉन को तत्काल बात समझ में आ गई। ऊपर जाना होगा, थोड़े थक गए हैं, वह बोला, और वे दोनों कमरे के दूसरी ओर के दरवाजे की तरफ रास्ता बनाने लगे, जो घुमावदार सीढ़ियों और कमरे तक जाता था। गुड नाइट, हैरी हरमाइनी की तरफ देखकर बोला, जिसके चेहरे पर भी वैसी ही त्योरियां चढ़ी हुई थीं जैसी पर्सी के चेहरे पर। वे किसी तरह हॉल के दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो गए, हालांकि अब भी विद्यार्थी उनकी पीठ थपथपा रहे थे। वे तेजी से सीढ़ियां चढ़े, सीधे ऊपर पहुंचे और आखिरकार अपने पुराने कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए, जहां अब 2nd ईयर का बोर्ड टंगा था। वे अपने जाने पहचाने गोल आकार के कमरे में दाखिल हुए, जिसमें 5 मसहरीदार पलंग लगे थे, जिन पर लाल मखमली पर्दे लगे थे। कमरे में ऊंची और संकरी खिड़कियां थीं। उनके संदूक वहां पहले ही पहुंच चुके थे और उनके बिस्तर के पास रखे थे। रॉन अपराधी भाव से हैरी की तरफ दांत दिखाने लगा। मैं जानता हूं कि मुझे इसमें मजा नहीं आना चाहिए, पर कमरे का दरवाजा खुला और 2nd ईयर के बाकी बच्चे अंदर आए। सीमस फेनिगन, डीन थॉमस और नेविल लॉन्गबॉटम। अविश्वसनीय, सीमस ने दमकते हुए कहा। आश्चर्यजनक, डीन बोला। अद्भुत, नेविल ने श्रद्धा भाव से कहा। हैरी अब मजबूर हो गया, वह भी दांत दिखाने लगा।